Hello friends, you are watching Ramanujan e-learning classes. Today we will discuss fourth lecture of our syllabus MPPSC 2020 The Indian Polity. भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था के इस चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और प्लीज़ इसको शेयर करिए। तो आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखे गए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1215 में इंग्लैंड में एक घटना घटी। 1215 में इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन, और उस समय पर सामंतियों ने उनके ऊपर दबाव बनाया फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, जिसके दबाव के चलते इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 में एक मैग्ना कार्टा पारित किया, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मूल अधिकारों का अधिकार पत्र। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार न्यायिक अधिकार हैं। न्यायिक अधिकार का मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आपके संविधान में दो व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 और अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 को छोड़कर फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इमरजेंसी के समय केवल दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दो के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम निलंबित कर सकते हैं। 1931 ईस्वी में कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, और ये जो मूल अधिकार का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। उसमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 31 और 19F में जिसको रखा गया था उसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। मौलिक अधिकार, तो आपको पता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। ये जो ब्रैकेट में है ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंडर आर्टिकल 32। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। अब यहाँ पे हम अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 12
और अनुच्छेद 13 का जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जानते चलते हैं। अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। और अनुच्छेद 13 है वो लॉ के बारे में बताएगा। वो ये बताएगा कि फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 बता रहा है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू करेगा, अर्थात राज्य किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) ये स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध बताता है। और 15(4) ये ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष उपबंध है। जैसा कि अनुच्छेद 15 में ये कहा जा रहा है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप ये देखते हैं कि जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं उनको स्पेशल प्रोविजंस, उनको स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं, तो उसका वर्णन 15(4) में है। और स्त्रियों और बच्चों के लिए जो छूट दी गई है वो 15(3) में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। आज़ादी के पहले हमारे देश में एक सबसे बड़ी बीमारी थी छुआछूत की बीमारी। तो उस छुआछूत की बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया और उसको रखा गया अनुच्छेद 17 में। इसके लिए 1955 में एक अधिकार बनाया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम को बनाने के बाद भी छुआछूत की बीमारी में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई, मतलब छुआछूत के मामले बहुत कम नहीं हुए, जिसके कारण एक नया एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया, जो बहुत ही कठोर है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यह अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य किसी भी नागरिकों को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा, पहला। और दूसरा, भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति से दूसरे देशों से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और इसमें एक शर्त रखी गई, एक कंडीशन ये है कि सेना और विद्या संबंधी जितने भी सम्मान हैं वो उपाधियों में नहीं आएंगे। अर्थात सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। 1954 में कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें ये बोला गया कि ये जो भारत रत्न और पद्म भूषण है, इस टाइटल को हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दिया कि दीज आर अवार्ड्स एंड ऑनर्स टू पर्सन डेडिकेटेड हिज वर्क टू कंट्री, दीज शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर नेम। ये जो हैं भारत रत्न और पद्म भूषण, ये व्यक्ति को उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। और इन टाइटल भारत रत्न और पद्म भूषण का उपयोग कोई भी अपने नाम के पहले उपयोग नहीं करेगा, कोई भी अपने नाम के पहले नहीं लगाएगा। उदाहरण के लिए जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, तो वो कहीं पे भी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं लिखेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है, सेना एवं विद्या संबंधी जितनी भी उपाधियां हैं वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आती है। अनुच्छेद 19 जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहले ये 7 था और एक इसमें से हटा दिया गया है। किसको हटाया गया आगे हम देखते हैं। तो हम देख लेते हैं वो 6 कौन से हमारे किस प्रकार की स्वतंत्रता हमको दी गई है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपने विचार रख सकते हैं
और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में ही रखा गया है। 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। 19B ये बोलता है कि आप कहीं भी किसी भी स्थान पे शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। 19C आपको अधिकार देता है कि आप संघ संगठन बना सकते हैं। 19D आपको अधिकार देता है कि भारत के राज्य के क्षेत्र में कहीं, जहाँ ही भारत का जो भी राज्य क्षेत्र है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। 19E आपको स्वतंत्रता देता है किसी भी क्षेत्र में निवास करने के लिए और वहाँ बसने की स्वतंत्रता। ई के बाद आता है F। 19F में था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया। इसके बाद है 19G। 19G आपको किसी भी प्रकार का व्यापार, अपनी जीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 20 अंडर आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। फ्रेंड्स, आपको आर्टिकल और उस आर्टिकल में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं ये आपको याद करना होगा, क्योंकि एमपीपीएससी में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या है, या फिर पूछ लेगा कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 क्या बोलता है। तो ये आपको अनुच्छेद पूरे याद करने होंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 20 की बात करते हैं हम, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। देखिए इसमें कुछ जो भी शर्तें हैं क्या क्या हैं। व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो इसके लिए केवल उसको एक बार सजा मिलेगी, किसी भी एक अपराध के लिए उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और अपराध करते समय जो कानून होगा उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। बाद में बनाए गए कानून या बाद में बनने वाले कानून से उसकी सजा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। और व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको पुलिस ने पकड़ के रखा है और आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रही है कि उस चीज़ का आप कबूलनामा कर लीजिए, और स्वाभाविक सी बात है पुलिस थोड़ा बहुत अपने हथकंडे अपनाती है जुर्म को कबूल करने के लिए, तो आप मारपीट की घटनाएं आपके साथ ना हो, पुलिस के डंडे आपको ना लगे, तो आप वहाँ पे जुर्म कबूल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये अधिकार है कि जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे तो आप अपने बयान से बदल सकते हैं। कोर्ट के सामने जो आप बयान देंगे वही बयान मान्य होगा। और ये अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी व्यक्ति की उसके जीवन की और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, आप उसको उससे वंचित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक उसमें शर्त ये दी हुई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, जैसे किसी को मिला मृत्युदंड, अब मृत्युदंड मिल गया, मतलब मृत्युदंड का मतलब हुआ कि आपने उसके जीने के अधिकार को क्या कर लिया, छीन लिया। लेकिन ये आप मृत्युदंड की जो सजा उसको मिली कोर्ट के द्वारा मिली, और ये विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। तो मृत्युदंड और आजीवन कारावास की विधि जो है विधि के द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया है। 21 का शिक्षा का अधिकार है। 16 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य उचित समझे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो 21 का में आपका है शिक्षा का अधिकार। आपातकाल की सक्रियता के दौरान इस अनुच्छेद को भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार था वह उनके जीने का भी अधिकार है। तो जीने का अधिकार क्या हुआ, आपका फंडामेंटल राइट्स।
और इस पिटिशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और पार्लियामेंट ने इसको एक आर्टिकल में कन्वर्ट किया और उस आर्टिकल को बोला गया 21 का। जो ये 21 का है उसमें इसको कन्वर्ट किया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया। दिस आर्टिकल इज नॉट सस्पेंडेड इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसको हम इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 कुछ दशकों में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। सॉरी, यहाँ निरोध होगा, निरोध में संरक्षण, इसको आप सुधार लीजिएगा, निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेती है तो उसको 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार उसके पास होगा और 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। ये उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। निवारक निरोध, निवारक निरोध का मतलब हम लोग समझते चलते हैं। यहाँ पे निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने का उद्देश्य उसको दंड देने से नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य ये रहता है कि वह व्यक्ति उस अपराध को ना करने पाए। जैसा कि पुलिस को पता चलता है कि आप किसी का खून करने वाले हैं और पुलिस आपको पहले ही गिरफ्तार कर ले, खून करने के पहले ही गिरफ्तार कर ले, तो वो कहलाता है आपका निवारक निरोध कानून। सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। केवल 3 महीने तक, 3 मंथ तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। और निवारक निरोध से संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे उदाहरण के लिए आपका है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, टाडा बनाया गया आपका, पोटा बनाया गया आपका, मकोका जो महाराष्ट्र में फेमस है। ये सब निवारक निरोध कानून हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा तीसरा अधिकार है, तीसरा फंडामेंटल राइट्स है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव की खरीद बिक्री बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अर्थात आप किसी भी मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते, मतलब उनको खरीद और बेच नहीं सकते, किसी भी स्त्री को वेश्यावृत्ति में नहीं लगा सकते, आप किसी भी बच्चे, स्त्री, पुरुष से जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, उनसे भिक्षा आप नहीं मंगवा सकते। ये दास्ता और गुलामी पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे राष्ट्रीय सेवा, जैसे चुनाव ड्यूटी हो गई, पल्स पोलियो हो गया, जनसंख्या गणना हो गया, तो इसमें आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, आपसे कार्य कराए जा सकते हैं। तो जो राष्ट्र सेवा वाले कार्य होंगे वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। इसमें यह बताया जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कल कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें एक बार हम शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अगला है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बारे में थोड़ा हम शॉर्ट में या संक्षिप्त में जानते चलते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में जानना है कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 ये कहता है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी।
वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। और इस तरह में सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। रिट ब्रिटेन से लिया गया है। 5 तरह की रिट होती हैं, आप देख रहे हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, फोर्थ है उत्प्रेषण, फिफ्थ है अधिकार परीक्षा लेख। तो कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब इसको हम देखते चलते हैं विस्तार से कौन कौन सी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। यह उस व्यक्ति की आवेदन पर जारी किया जाता है जिसको ये लगता है कि उसे जबरदस्ती बंदी बनाया गया है, और इसमें न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार। दूसरा है परमादेश। परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए, आप कोई पदाधिकारी हैं और आपको कोई कार्य दिया गया है, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना है आपको, तो आप उसको नहीं करते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परमादेश जारी करेगा और आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य करेगा। आपको बताएगा कि आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि जो उनके यहाँ सुनवाई हो रही है वो वहाँ सुनवाई ना करें, क्योंकि वो उसके विशेषाधिकार क्षेत्र पे नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, वो किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रहा है जो उसकी जुरिडिक्शन न्याय अधिकार में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको उस केस पे सुनवाई करने के लिए मना करेगा। फोर्थ है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए विशिष्ट या वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। जैसे कि मान लीजिए कि किसी न्यायालय में बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं, तो ऊपर की अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको बोल सकती है कि ये मुकदमा जो है आपके यहाँ बहुत दिनों से लंबित है, इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जल्दी कार्रवाई हो, इसके लिए इस केस को आपको क्या करना है, अपने ऊपर वाले न्यायालयों में भेजना है। तो उसके लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। और अंतिम है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई पदाधिकारी या जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा लेख जारी करके उससे पूछता है कि किस नियम के तहत वो उस पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, और संतोषजनक उत्तर अगर वो नहीं देता है तो वह कार्य नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि आप अपने कार्यालय में एक एम्प्लॉई हैं और आप कोई एक ऐसा कार्य करने लगते हैं कि जिसकी आपको वैधानिक मान्यता नहीं है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपसे पूछ सकती है कि आप किस हैसियत से, किस नियम से दूसरे पदाधिकारी का काम कर रहे हो। अगर आपके पास इसका कोई सही कारण नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो ये 5 प्रकार की रिट्स थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। इससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला जो है हमारा विषय वो है मौलिक अधिकारों में संशोधन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही उत्सुकता भरा है ये। इसको हम देखते चलते हैं।
देखिए, पार्लियामेंट, संसद और सुप्रीम कोर्ट में कई बार विरोधाभास हुआ दोनों के बीच में अपने अपने पावर्स को लेके। और दो आर्टिकल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान में दो ऐसे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 ये बोलता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 368 ये बोलता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसी कारण पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा विरोध होता चला आ रहा है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत फेमस जजमेंट था इस पे सुप्रीम कोर्ट का। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी। इस केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, बट अमेंडमेंट शैल नॉट amend any failure of basic structure. If done, we will do judicial review and amendment will be null and void. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करते समय जो उसका मूल ढांचा है वो फेल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम अपने जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का उपयोग करेंगे और उस संशोधन को, उस अमेंडमेंट को हम शून्य और अवैध घोषित कर देंगे। तो वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा कि कौन कौन से विषय बेसिक स्ट्रक्चर में रहेंगे। उसमें था संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, पंथनिरपेक्ष, निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। इन मुद्दों पे पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट पास्ड एक्ट 42, अमेंडमेंट एक्ट 1976। संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया, और उसमें उन्होंने कहा Anything amendment under Article 368 cannot be challenged in court. पार्लियामेंट ने इस अधिनियम के तहत ये कहा कि हम 368 आर्टिकल के तहत जो भी संशोधन करेंगे उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का उपयोग कर संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, इसको कभी हम विस्तार से इसको किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी तक के जितने केस थे, ये जो केस था इसमें जो मैक्सिमम जजेस थे वो 13 थे। अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी ये, 13 जजों की बेंच थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विषय, मौलिक अधिकार। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था का विषय आपके बीच लेके आया हूँ, या आपको अभी विगत कुछ दिनों से चर्चा करते चले आ रहा हूँ, ये MPPSC 2020 के जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। उसमें जो जो कंटेंट, जो जो विषय दिए हुए हैं उसी विषय के बारे में मैं केवल जिक्र कर रहा हूँ। और मैं फिर से आपको बार बार बता दूं कि MPPSC में MP के किसी भी एग्जाम, चाहे वो MPSI हो, चाहे वो MP व्यापम हो, फैक्ट पूछे जाते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने इस वीडियो में अधिक से अधिक फैक्ट्स को रख सकूं आपके सामने। और अगर आपको इंडियन पॉलिटी विस्तार से पढ़ना होगा तो हमारे चैनल में ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जो इंडियन पॉलिटी बहुत ही विस्तार से आपको उसके वीडियो वहाँ पे मिलेंगे। और ये जब MPPSC 2020 की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब मैं इंडियन पॉलिटी को विस्तार से पढ़ाऊँगा। हम मिलते हैं अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा MPPSC का जो सिलेबस होगा उसके नए विषय पर मिलेंगे अगले लेक्चर पे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।